हमने जैव उर्वरक के जो इतने भी प्रश्न आए थे, सारे प्रश्न देख लिए थे और हमने देख लिए थे कि ये कितना ज़रूरी टॉपिक है हमारे तैयारी के लिए। और ये सीरीज़ चल रही है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी, इनके जो एग्ज़ाम होते हैं इसी के लिए पूरी सीरीज़ है। आप पीसीएस हो या फिर आईएएस हो, आईएएस पीसीएस, आप सभी की तैयारी के लिए आपको ये देखना है। और जैव उर्वरक से प्रश्न हमेशा आते ही आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं आज का नोट्स। तो जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद है। क्या है ये? खाद। खाद तो आपने देखा ही होगा, जो खेतों में डलती है, आप गमलों में डलती है, वो खाद ही होती है। तो इसी को बोलते हैं जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं से युक्त खाद होते हैं। इस खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, जो मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वायुमंडल में पहले से विद्यमान नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध कराते हैं। तो जो लाभकारी जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में, हमें पता है सबसे ज़्यादा गैस जो होती है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन है। लेकिन उस नाइट्रोजन को ना पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो उसको नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरी होती है पौधों को। तो वो किससे लेते हैं? तो जो लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु हैं यही नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल करके और पौधों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसे ही है, नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध कराते हैं। ये मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने का भी कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? जो मिट्टी में मौजूद अघुलनशील जो फास्फोरस होता है उसे क्या करते हैं? जल में घुलनशील बनाकर, यानी ये दूसरा काम हो गया। पहला काम क्या हो गया? नाइट्रोजन को है ना नाइट्रेट में बदलते हैं। और दूसरा काम हो गया, जो फास्फोरस होता है वो पहले जो मिट्टी के अंदर होता है वो अघुलनशील होता है, तो इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं और ये क्या बना देते हैं? इसको घुलनशील बना देते हैं, जो पानी में घुल जाता है। और इसके घुलने की वजह से ना ये वो जो पौधे होते हैं तो पौधों को ना फॉस्फोरस भी मिल जाता है। तो इन जीवाणुओं की मदद से जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं बायो फर्टिलाइज़र, इनसे पौधों को दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं जो कि पॉजिटिव है। एक तो उन्हें नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है और दूसरा फॉस्फोरस की कमी पूरी हो जाती है। वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जैविक खाद के प्रयोग से 30 से 40 ग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है। जो जैविक खाद होती है उसके द्वारा 30 से 40 ग्राम जो नाइट्रोजन होती है प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है तथा उपज 10 से 20% तक बढ़ जाती है। नाइट्रोजन अगर मिलेगी तो उपज में भी 10 से 20% का इजाफा होगा। और फॉस्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा, अब इससे प्रश्न आए थे, हमने देखा था। फॉस्फोबैक्टीरिया और माइकोराइजा नामक जैव उर्वरकों के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है। तो ये जो फॉस्फो जो है, फास्फोरस से याद रख लेना, फास्फोरस को बढ़ाते हैं फॉस्फोबैक्टीरिया और माइकोराइजा। अब ये ध्यान रखना, माइकोराइजा ये प्रश्न पूछा गया है तो इसका नाम याद रख लेना। जैविक खाद के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है और इससे फसलों में मृदाजन्य रोग नहीं होते, जो मृदा में जो जन्य रोग होते हैं वो नहीं होते, तथा खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। तो मृदा में जो रोग वगैरह होते हैं वो नहीं होते और खेत में लाभकारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या भी इससे बढ़ती है। अध्ययन की सुविधा हेतु जैव उर्वरकों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जाता है। तो 4 भागों में बांट दिया है। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वाले उर्वरक। दूसरा आता है फॉस्फोरस घुलाने वाले उर्वरक, जो हमने देखे थे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तीसरा है कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर, जो कंपोस्ट होता है उसको एक्सीलरेट कर देते हैं। चौथा है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया। तो ये 4 हैं आपके। तो नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण करता है, इसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। राइजोबियम, जो राइजोबियम है, राइजो से ध्यान रखना, नाइट्रोजन को जो करते हैं राइजो। और फिर है एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम, एसेटोबैक्टर और नील हरीश शैवाल और एजोला। इस एजोला पे बहुत बार प्रश्न आया है, आईएएस में भी आया है, पीसीएस में भी आया है। और पीसीएस सभी पीसीएस में आया है, सिर्फ यूपी पीसीएस में नहीं, जितने भी पीसीएस हैं सभी में आया है। तो इसको ध्यान रख लेना, ये रटने वाली चीज़ है, इसे रट लो अभी की अभी। तो एजोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और एसेटोबैक्टर और राइजोबियम, ये सभी हैं। एक और आता है नील हरीश शैवाल। तो ये सारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक हैं। अब नेक्स्ट है फॉस्फोरस घुलाने वाले उर्वरक। तो फॉस्फोरस कौन से घुलाते हैं? बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परीजी
लस, ये सारे फॉस्फोरस को घुमाते हैं। नाम थोड़े अजीब लग रहे होंगे लेकिन ये याद करने पड़ेंगे, कैसे भी कर लो, पीछे का याद कर लो, आगे का याद कर लो, जैसे बैसिलस ये तो याद हो जाएगा। और इसके बाद आप ये स्यूडोमोनास, तो मोनास याद कर लो, फिर एस्परजिलस, जीलस याद कर लो। ऐसे कुछ याद करके ना ध्यान में बैठा लो, इसी से ही प्रश्न आएगा। अब नेक्स्ट है कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर, तो सेलुलोलिटिक और दूसरा आता है लिग्नोलिटिक। तो इसमें लिटिक लिटिक वाला ध्यान रख लेना, लिटिक, लिग्नो और सेलुलो। नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले जो राइजोबैक्टीरिया होते हैं वो होता है स्यूडोमोनास की प्रजाति। स्यूडोमोनास की प्रजाति वाले होते हैं, हमने देखा अभी स्यूडोमोनास ये वहाँ पर फॉस्फोरस घुलाने वाले में। नील हरित शैवाल जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसको क्या बोला जाता है, नील हरित शैवाल। एजोला का एक सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से, ये किसका सहचारी होता है, एजोला का, ये एजोला का सहचारी होता है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। यानी आप एजोला हो गया और नील हरित शैवाल हो गया, दोनों को मिला दोगे तो अच्छी उर्वरता मिलेगी। नील हरित शैवाल एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, हमने देख लिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कौन कौन से होते हैं। और जबकि एजोला जो होते हैं, जो एजोला होते हैं एक जलीय फर्न है, ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। एजोला जो है वो जलीय फर्न है, एजोला जो है जलीय फर्न है, जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता में वृद्धि में सहायक होते हैं। तो जो ये जलीय फर्न है उसकी में पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर, यानी जो पीछे की सतह होती है, सामने की सामने की जो सतह होती है उस पर कौन रहता है, उसकी जो गुहाएं के छोटे छोटे कण होते हैं उनमें कौन रहता है, एक रहता है साइनोबैक्टीरिया, उसका नाम है एनाबीना एजोली। ये साइनोबैक्टीरिया यही रहता है इसके पास, तो इसकी मदद से ना ये नाइट्रोजन को का स्थिरीकरण कर देता है और इससे ना उपज की क्षमता बढ़ जाती है। दलहनी फसलों, जो दाल वाली फसलें होती हैं जैसे कि चना, मटर, सेम और अरहर, ये सारी दाल वाली होती हैं, आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। मूल ग्रंथिकाओं यानी जो जड़ वगैरह होती हैं उसमें, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में, अभी धान से प्रश्न आता है, इसको अलग से ध्यान रख लेना। धान के खेत में प्राय नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। तो धान का इस अलग से पूछा गया, तो ध्यान रखना धान में जो कमी हो जाती है उसमें क्या यूज़ किया जाता है, यूरिया, नील हरित शैवाल और एजोला, ये इसका प्रयोग किया जाता है। अब विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है उसको, उसके लिए टर्म है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इसमें पहला है सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है तो राइजोबियम जैपोनिकम और 3 पतिया घास, फिर है इसका क्या आएगा, राइजोबियम ट्राइफोली, ये सब नाम है। इस पे ना प्रश्न आया हुआ है कि मैच द फॉलोइंग में आया था कि सोयाबीन में कौन सा होता है, 3 पतिया घास में कौन सा होता है, लहसुन में कौन सा होता है, जलीय फर में कौन सा होता है और मोंगनेरा मैक्रोफाइला में कौन सा होता है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो सोयाबीन में होता है वो होता है राइजोबियम जैपोनिकम। तो जैको देखो यहाँ पर सभी में राइजोबियम 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 ये है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा गलत हो सकता है। तो राइजोबियम तो सभी है, मैं आपको पीछे वाला याद रखना है जैपोनिकम, तो जैकोनिकम किस में आएगा, सोयाबीन में। और 3 पतिया घास जो क्लोवर, ये भी इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है क्लोवर, तो इसमें होता है राइजोबियम ट्राइफोलो, ट्राइफोलो। और लूसर्न में होता है राइजोबियम मेलिलोती। और जलीय फर्न में होता है एनाबीना एजोली, हमने ऊपर ही देख लिया था एनाबीना एजोली। और गुनेरा मैक्रोफाइला में होता है आपका नोस्टोक मस्कोरम, नोस्टोक मस्कोरम। ये नाम अजीब है लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। फिर दुधारू पशुओं में किए गए प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है, यानी दुधारू जैसे गाय वगैरह के साथ इनका खाने में है ना अगर एजोला दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। अब कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए व अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, ना कि धीमा करने में। ये केंचुए वगैरह की बात बताई जा रही है। बस ये हमारा हो गया है ख़त्म। ये प्रश्न हमने देख लिए थे सारे, जितने भी थे हमने प्रश्न ये सारे देख लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी प्रश्न वाली तो आप उसे देख सकते हो, मैंने अच्छे से समझाया था उसमें।
तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।